हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच बहुत दिनों बाद आज हम लोग अपने चैनल पे मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इसमें फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था बाय वर्चुअल मोड बाय यूजिंग और यूट्यूब। बट हम लोग क्लास में तो कुछ टॉपिक्स फर्दर पढ़ रखे हैं, बट नो प्रॉब्लम। एक बार फिर से मैं उन टॉपिक्स को जो हमने क्या क्या पढ़ा था उसको मैं एक बार आपको रिकैप करा दे रहा हूँ। देन आफ्टर वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सो प्लीज़ डू द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप अच्छे से पढ़ें इन टॉपिक्स को इस माध्यम के द्वारा। और आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप मेरे से किसी भी समय आप मेरे से पूछ सकते हैं एट एनी टाइम। ओके, आप किसी प्रकार का आपको डाउट हो, आप बिना बेहिचक विदाउट एनी फियर आप प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। और जस्ट मैं आई विल डू द रिकैप जो हमने पढ़ा था पहले से। ओके, सो हमने मेट्रोलॉजी के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे। मेट्रोलॉजी क्या होता है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, अबव द अर्थ सरफेस, और जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, एंड लॉजी मीन्स इंडिकेटिंग साइंस, मीन द ब्रांच ऑफ साइंस विच इंडिकेट्स about the earth surface, yeah, the branch of science which indicates about atmosphere, that is known as मेट्रोलॉजी। ओके, मेट्रोलॉजी क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, इज नोन एज मेट्रोलॉजी। मतलब ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो एटमॉस्फेयर से डील करता है, हमें एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है। ओके, एटमॉस्फेयर के बारे में क्या बताता है कि एटमॉस्फेयर में किस प्रकार के वेरिएशंस होते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड या टेम्परेचर के क्या रोल होते हैं। ओके, क्या क्या उसमें चेंजेज होते हैं, उसके बारे में हमें मेट्रोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं। मेट्रोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिक्स एंड ज्योग्राफी। क्यों फिजिक्स एंड ज्योग्राफी का इसमें कम्बिनेशन क्या है, फिजिक्स में जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, ओके, ये आपका क्लाउड फॉर्मेशन का, सनलाइट का, राइजिंग सन का, सन जब सेट होते हैं, तो हर चीज ये ज्योग्राफी के पार्ट है, बस बट इनमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फिजिक्स के अप्लाई होते हैं। ओके, और आगे भी हमने पढ़ा था, इन अदर वर्ड द फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज रेफर्ड टू एज वेदर। ये क्या है, जब वेदर को डिफाइन कर रहा है कि एक पार्टिकुलर किसी भी प्लेस का जब हम एटमॉस्फेरिक स्टेट को पढ़ते हैं, अवस्था को पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। और आगे आपका इसी में लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। ओके, जब मौसम विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। ओके, एंड इट इज ऑफन कोटेड एज द फिजिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, मेट्रोलॉजी को हम एटमॉस्फेयर का फिजिक्स के नाम से भी डिनोट करते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा टॉपिक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मेट्रोलॉजी के बारे में देखा। नाउ द टॉपिक कम्स हियर इज अबाउट एग्रोमेट्रोलॉजी। ओके, इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेट्रोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स और एनिमल ऑर्गेनिजम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मेट्रोलॉजी क्या है, एक शाखा है, मौसम विज्ञान एक शाखा है, जिसमें हम किसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच पड़ताल, किसके बारे में जांच पड़ताल करता है, ये आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण का कैसा अवस्था है, किन के लिए, ग्रोइंग प्लांट्स और एनिमल ऑर्गेनिजम्स, पौधे के ग्रो होने के लिए और जीव जंतु के सर्वाइवल के लिए कैसा अवस्था है। ओके, जब उस विषय के बारे में जो मौसम विज्ञान बताता है उस शाखा को हम क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी या एग्रोमेट्रोलॉजी के नाम से भी हम उस ब्रांच को जानते हैं। आगे वही चीज लिखा हुआ है, एन अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। मतलब ये एग्रोमेट्रोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है। ओके, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेदर कंडीशंस का रिलेशन किसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल के रेस्पेक्ट, प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। मतलब कृषि उत्पादन का मौसम और जलवायु से क्या संबंध है, जब उस संबंध को जो विज्ञान बताता है उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी। आगे आप देख सकते हैं डेफिनेशन और दिया हुआ है, एग्रोमेट्रोलॉजी कृषि मौसम विज्ञान हम हिंदी में बोलते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेट्रोलॉजी विच डील्स विद द रिस्पॉन्स ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स
टू द फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, वही चीज कह रहा है कि एक मेट्रोलॉजी का ये शाखा है जिसमें हम क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉप्स एंड एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं। आगे इसी में कंटिन्यूड है, इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट प्रोड्यूसेज वेदर इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। वही चीज है कि ये एक एटमॉस्फेयर वायुमंडल की ऐसी शारीरिक प्रक्रिया है, ओके, जिसमें हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कृषि उत्पादन का मौसम से क्या संबंध है उस चीजों को इसमें ये बताता है, दर्शाता है। उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन वर्ल्ड कौन है, डी.एन. वालिया। फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इंडिया कौन है, एल.ए. रामदास। फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कौन है, कोपेन। तो इन चीजों को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। ओके, आगे कुछ देख लेते हैं। हम लोग कुछ पढ़े थे इसमें कि मेट्रोलॉजी और एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी क्या होते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, मेट्रोलॉजी जो फिजिक्स से रिलेटेड, जो मौसम से रिलेटेड, मौसम जो हर तरीके से हर सोसाइटी के लिए जो बताता है उसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, और जो स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के लिए बताता है उसे एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं। ओके, एग्रोमेट्रोलॉजी में जनरली वेदर सर्विस कंसर्न होता है। एग्रोमेट्रोलॉजी में क्या रहता है, एग्रो एडवाइजरी, कृषि से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में इसमें कंसर्न रहता है। ओके, इट इज लिंकिंग टू द सोसाइटी, ये हर सोसाइटी के लिए काम करता है। इंडस्ट्रीज के लिए हो गया, फैक्ट्रीज के लिए हो गया, ओके, अर्थ साइंस के लिए हो गया, अलग अलग मेडिकल सेक्टर के लिए हो गया। बट एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी क्या है, जनरली ये फार्मिंग कम्युनिटी के लिए काम करता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या है हमारा, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, कृषि जलवायु। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी क्या है, ऑफन रेफर टू एज एग्रीकल्चरल क्लाइमेटोलॉजी, इज अ फील्ड इन द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन विच द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी आर अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे जब क्लाइमेटोलॉजी, जब हम क्लाइमेट का स्टडी करते हैं, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एग्रीकल्चरल सिस्टम्स के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट क्या होता है, तो सिंपल पहले अगर हम जाने क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजी। जब उसी में हम एग्रो क्लाइमेटोलॉजी जोड़ दिए, मतलब क्लाइमेटोलॉजी के लॉन्ग पीरियड पे जब क्लाइमेट में हमारे चेंजेज हो रहे हैं एग्रीकल्चरल सिस्टम्स के रेस्पेक्ट में, उसे ही हम एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नीचे में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1950 में। और इसके अभी के डेट में जो डायरेक्टर या हेड बोल सकते हैं कौन है, ये आपका डॉक्टर अब्दुल्ला मेंडोज। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे है, ये इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1875। सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था 1875 में। हेडक्वार्टर कहाँ था सबसे पहले इसका, कलकत्ता में। देन इट वाज शिफ्टेड टू शिमला 1905, to Pune in 1928. Okay, then it was shifted to Delhi in 1944, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं कि 1905 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो आप उसमें शिमला डालेंगे। अगर सब पूछ लेगा कि सबसे पहले एग्रोमेट्रोलॉजी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1875, और कहाँ पे, कलकत्ता में हुआ था। ओके, तो आप इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे। आगे हम लोग लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है क्या है, स्कोप ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। मतलब एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की क्या है स्कोप है, फ्यूचर में कैसे इसको हम इम्प्लाई करके, यूज करके हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं। ओके, उसी के बारे में दिया हुआ है। टू स्टडी क्लाइमेटिक रिसोर्सेज ऑफ गिवन एरिया फॉर इफेक्टिव प्रोडक्शन। अगर हम किसी भी क्षेत्र के क्लाइमेटिक रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन जो होगा, उत्पादन होगा, अच्छा किया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है 2.5 फेवरेबल वेदर नॉर्मल फॉर इफेक्टिव फार्म ऑपरेशंस। मतलब किसी भी फील्ड में जो हम ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि टीलिंग ऑपरेशंस करते हैं, सोइंग करते हैं, फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, इरिगेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो अगर हम वेदर पैटर्न को पहले से जान जाते हैं कि किस वेदर में कैसा हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, तो उससे क्या होगा, हमारे फार्म ऑपरेशंस इजिली किए जा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है टू डेवलप क्रॉप एनिमल वेदर रिलेशनशिप फॉर एस्टिमेशन ऑफ एनिमल क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी। हमारे मतलब क्रॉप और एनिमल का इसमें रिलेशनशिप बताता है, जिससे कि हम क्या, एनिमल और क्रॉप्स का अपने जानवरों के लिए किस प्रकार का फसल का प्रोडक्शन करना है, उस पार्टिकुलर चीज़ों को हम अच्छे से इसमें कर सकते हैं। ये चीज़ का हमें रिलेशन, ये एग्रोमेट्रोलॉजी हमें
दिखाता है और बताता है। ओके, टू स्टडी वेदर क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज रिलेशनशिप, मतलब टू स्टडी वेदर क्रॉप पेस्ट मतलब किस वेदर में कौन सा क्रॉप, किस क्रॉप में कौन से पेस्ट और डिजीज लगते हैं उसके बारे में हमें रिलेशनशिप ये एग्रोमेट्रोलॉजी बताता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसके कंट्रोल के बारे में भी हम कुछ प्रैक्टिसेज कर सकते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है टू स्टडी टू प्रिपेयर क्रॉप वेदर डायग्राम्स एंड क्रॉप वेदर कैलेंडर्स फॉर टाइमली ऑपरेशंस बाय फार्मर्स। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से किसी क्रॉप वेदर डायग्राम, मतलब हर एक क्रॉप का एक डायग्राम हम बना लेंगे, मतलब क्रॉप वेदर किस मौसम में कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं, ओके, एक क्रॉपिंग कैलेंडर हम बना लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे फार्मर को आसानी हो जाते हैं फील्ड पे कोई भी काम को ऑपरेट करने के लिए। ओके, आगे लिखा हुआ है टू प्रिपेयर वैल्यू एडेड वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी एंड इट्स रियल टाइम डिसेमिनेशन टू फार्मर्स फॉर रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ये क्या लिखा हुआ है, टू प्रिपेयर वैल्यू एडेड वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी, मतलब एक प्रकार का हम वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी, मौसम से संबंधित एक एडवाइजरी हम बना लेंगे, जिससे क्या होगा, किसानों के लिए किस समय पे कौन सा काम करना चाहिए, ठीक है, उनसे क्या होगा कि उनका टाइम इनपुट कॉस्ट, जो उनका इनपुट लगता है, जैसे इनपुट में क्या सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इरिगेशन देने के जो होते हैं, वो चीज़ क्या होगा, उनका इनपुट उसमें कम हो, रिड्यूस कर सकते हैं अगर उनको सही तरीके से उनका डिसेमिनेशन, उनको सही तरीके से उनको डाटा मिल जाए कि किस समय क्या करना है, ठीक है, तो उनका उससे इनपुट भी कॉस्ट कम हो जाएगा और दूसरा चीज़ उनका प्रोडक्टिविटी भी सही होगा। अगर सही टाइम पे हर चीज़ को करेंगे तो क्या होगा, इनपुट कॉस्ट भी सही होगा और उनका प्रोडक्टिविटी भी सही होगा। वही चीज़ लिखा हुआ है कि एग्रोमेट्रोलॉजी से हम एक एग्रो एडवाइजरी दे सकते हैं किसानों को, एक उनको सही डाटा दे सकते हैं, जिससे कि वो अपने काम को सही तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये एग्रोमेट्रोलॉजी का क्या है, स्कोप है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हमारा क्या है, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रोमेट्रोलॉजी का फसल उत्पादन में क्या महत्व है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हेल्प्स इन प्लानिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स, मतलब हमें किस प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम्स करने हैं, फॉलो करने हैं अपने एरियाज में, उसको हमें ये बताता है। ओके, सिलेक्शन ऑफ सोइंग डेट्स, मतलब किस डेट पे कौन सा क्रॉप हमें सो करना चाहिए, ठीक है, अच्छे क्रॉपिंग यील्ड के लिए, क्रॉप यील्ड्स के लिए, उसे हमें ये क्या हेल्प करता है सिलेक्ट करने में। कॉस्ट इफेक्टिव प्लोइंग, हैरोइंग, वीडिंग, मतलब ये यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे, मतलब एग्रोमेट्रोलॉजी हमें कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट को हमारा कैसे करेगा ये कम, इसका क्या महत्व है इससे, कि अगर हमें सही समय पे पता चलेगा कि इस समय में हमें, अभी जैसे हमारा खरीफ सीजन आने वाला है, जनरली किसान क्या करते हैं, आपका जून जुलाई से उसका पैडी के लिए सीड सोइंग कर देते हैं, देन फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अगर किसानों को एग्जैक्ट टाइम पता रहेगा कि किस समय से हमें शुरू करना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि वो सही समय में प्लॉइंग करेंगे, तो उनका, अगर वही वो लेट करते हैं या अर्ली कर देते हैं, तो क्या होता है, उनका सही टाइम पे जब प्लॉइंग नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उनका डेट फेलियर हो जाएगा। सही, और दूसरी चीज क्या होगा कि उनमें एक्स्ट्रा उनको ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं। ओके, और जब लेट करेंगे या अर्ली कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ वीड होते हैं जो पहले ही आ जाते हैं या लेट से आते हैं, तो एक जो सही समय का जो हमें सिलेक्शन करना है, उससे क्या होगा, हम अपने प्लोइंग में, हैरोइंग में, वीडिंग में भी कॉस्ट में कमी ला सकते हैं। रिड्यूसिंग लॉसेज ऑफ अप्लाइड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इससे क्या होगा, हमें हेल्प करता है एग्रोमेट्रोलॉजी, जो भी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो सही समय पे हम नहीं देते हैं, तो उससे क्या होता है, उस लॉस को भी हम इससे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, एग्रोमेट्रोलॉजी में जुडिशियस इरिगेशन टू क्रॉप्स, इसमें क्या है कि हम एक सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में, राइट क्वांटिटी में हम अपने फसल को सिंचाई दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। एफिशिएंट हार्वेस्टिंग ऑफ ऑल क्रॉप्स, ओके, मतलब किस प्रकार से किस टाइम पे किस क्रॉप्स का हमें हार्वेस्ट करना है, वो चीज़ हमें एग्रोमेट्रोलॉजी में उसका हमें एक महत्व जानने को मिलता है। रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, मतलब अगर हम सही मौसम का सिलेक्शन कर रहे हैं, सही क्रॉपिंग पैटर्न का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम पेस्ट और डिजीज के आउटब्रेक जो बढ़ जाते हैं उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे, बट ये जो पहला वाला जो टर्म, इसी से ये सब रिलेटेड है। अगर इस क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम्स को अगर हम सही से करेंगे तो इन चीज़ों को हम क्या मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग लॉसेज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स, ओके, ज़्यादा अगर जैसे किसी क्षेत्र में ज़्यादा ये क्या आपका गर्मी होने से क्या हो जाता है, जिस क्षेत्र में जंगल ज़्यादा होते हैं उसमें
फायर वगैरह लग जाते हैं। तो अगर हम उस एक्चुअली हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस तरह का हम मैनेजमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरियाज में फायर को हम अवॉइड कर सकते हैं या किए जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्लाइमेट एंड वेदर। ओके, सो अभी तक जस्ट हम लोग उसको रिपीट कर रहे थे जो हमने पहले पढ़ा था। अभी जो हमारा पॉइंट है क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु होता है, वही चीज लिखा हुआ है। क्लाइमेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड क्लीमा मीनिंग इंक्लाइनेशन। क्लाइमेट किस भाषा से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक शब्द से इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब क्लीमा होता है। क्लीमा का मतलब क्या होता है, इनक्लाइनेशन। इनक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, झुकाव, किसी और झुकना एक तरह से। जैसे कि हमारा पृथ्वी क्या है, ये कितने एक्सिस पे, 21.5 एक्सिस पे क्या है, ये इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। वो जैसे जैसे मूवमेंट हो, अर्थ मूव करता है, वैसे वैसे हमारे क्लाइमेट में चेंजेज होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वही चीज का मतलब यहाँ पे इनक्लिनेशन का मतलब है। ठीक है, किसी और झुकना, झुकाव होना। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है मेरे दो माय स्टूडेंट्स, the generalized weather or summation of weather conditions over a given region during comparatively longer period। किसी भी longer period का, किसी भी longer period का अगर 30 साल पे बात करें, 40 साल पे बात करें, अगर कोई भी 40 साल 30 साल का जब हम स्टैट्स निकालते हैं वेदर का, जब हम उसमें उस पूरे 30 और 40 साल का जब हम समराइज्ड उसका स्टैट्स निकालते हैं, तो उस स्टैट्स से हमें क्या मिलता है, किसी भी क्षेत्र का क्लाइमेटिक कंडीशंस, उस पर्टिकुलर एरिया का क्या जलवायु, किस मतलब 30 साल में कितना पैटर्न उसमें बदला है मौसम के पैटर्न में। ओके, उस चीज़ों को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट जो होता है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, बताता है। ओके, ये वेदर का सम को जोड़ के हम लोग किसी भी क्षेत्र का क्लाइमेट को निकालते हैं। ठीक है, और क्लाइमेट जो होता है ये कंट्री टू कंट्री वेरी होता है। ओके, स्टेट टू स्टेट या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी नहीं होता है। ओके, अभी आगे हम लोग देखेंगे भी कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। ओके, आपको आगे भी ये चीज मिलेंगे। और बाकी जो इसमें जो पॉइंट है, उस पॉइंट को आप अवॉइड कर दीजिए ज़्यादा। इसमें आपको ये वही चीज़ है, कहने का मतलब है, बट इस चीज़ को आप अवॉइड कर दें। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा क्या है, वेदर के बारे में है। तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, आगे फिर यहाँ डेफिनेशन मिलेगा तो और क्लियर हमारे हो जाएंगे। ओके, वेदर है, वेदर क्या है, इट इज अ स्टेट और कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मौसम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र का एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका क्या कंडीशन है, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। क्लाइमेट क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, इट इज अ जनरलाइज्ड वेदर और समेशन ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड। किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र का जब हम लॉन्गर पीरियड, बहुत दिनों के जो वेदर कंडीशंस है, उसको जब हम समराइज करके उसका जब डाटा निकालते हैं कि कितने चेंजेस हुए हैं, क्या वेरिएशन हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। ओके, वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब किसी भी क्षेत्र में जब पूरे वेदर का जब हम समेशन निकालते हैं जोड़कर, जो हमारे पास स्टैट्स आते हैं एक दशक का, एक तो वो क्या कहलाते हैं, क्लाइमेट कहलाते हैं। वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ था वेदर के बारे में। वेदर क्या होते हैं, एक किसी भी क्षेत्र का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या वेरिएशन हो रहे हैं। ठीक है, एक अभी जैसे हम लोग अपने यहीं की बात करें, किसी भी आप क्षेत्र में हैं तो आपके आसपास के आपके गांव में कुछ अलग रहता है मौसम हल्का। अगर आप 10 किलोमीटर की बात करें तो वहाँ अलग रहता है। ओके, तो मौसम जो होता है अलग अलग विलेज टू विलेज वेरी करते हैं, बट क्लाइमेट जो होता है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे वेरी होते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, द डेली और शॉर्ट टर्म वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ऑफ लोअर एयर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, रेनफॉल इटीसी। ये वेदर क्या होता है, द डेली और शॉर्ट टर्म वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। ओके, ये जो डेली और शॉर्ट टर्म वेरिएशंस होते हैं डिफरेंट कंडीशंस लोअर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के थ्रू, प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू, विंड के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू, जो हमारे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, चेंजेज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसी चीज वही चीज हमारे वेदर को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। तो जो डेली बेसिस पे जो चेंजेज हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म वेरिएशंस हो रहे हैं, किसकी वजह से,
टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, विंड की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। ओके, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशंस, स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एज डिफाइंड बाय वेरियस मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स। जितने भी है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थान है उनके द्वारा भी वेदर को कैसे डिफाइन किया गया हुआ है, किसी भी क्षेत्र का पर्टिकुलर टाइम का जो हम एटमॉस्फेरिक स्टेट पढ़ते हैं उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स वी विल बी स्टडिंग वेदर एंड क्लाइमेट, इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, फिर हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में एलोबरेट करेंगे, क्लाइमेट एंड वेदर क्या होते हैं, क्लाइमेट एंड वेदर का डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग इसमें आपका आगे पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट के क्या एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो आई होप ये जो टॉपिक था मैं पहले भी आपको पढ़ा रखा था, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको फास्ट ले गया हूँ, बट इसको आप एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स। ओके, मे गॉड ब्लेस यू।